हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हमारा चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस फुल चैप्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना किसके बारे में। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मटेरियल्स को, यानी कि हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं उनको ग्रुप करने के बारे में, यानी कि उनको एक समूह में रखने की, एक इकट्ठा करने की। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पर हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक्स शुड बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इसमें डिस्कस होंगे कौन कौन से टॉपिक्स। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। और कौन सा डिस्कस होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, हमारे आसपास जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो चीजें पाई जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। एडिबल, वो खाने योग्य है कि नहीं है। अपीयरेंस, वो देखने में कैसी है, चमकदार है या चमकदार नहीं है। सॉल्युबिलिटी, वो पानी में घुलती है या नहीं घुलती है। हार्डनेस, वो कंप्रेसिबल है यानी कि दबाई जा सकती है, मजबूत है या नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, उसके आर पार दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं उनको ग्रुप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर का मतलब है कि जब हम, जैसे कोई क्लास था, ठीक है, क्लास में बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स है मान लिया। तो 40 स्टूडेंट्स को 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अब उनको हमें अगर दो सेक्शंस में डिवाइड करना है तो कोई बेसिस हो सकता है। जैसे मान लिया, ये देखिए आप, ये मैंने बनाया है आपको इलस्ट्रेट करने के लिए अच्छे से, कि जैसे 40 स्टूडेंट्स थे, इनको हमें ए बी दो सेक्शंस बनाए। अब दो सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए, यानी कि कोई बेसिस होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए जिस पर हम बांटेंगे। तो सबसे पहले कौन सा कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चे ज्यादा नंबर पाए हैं उन्हें एक में रख दिए, जो कम मार्क्स पाए हैं उनको दूसरे ग्रुप में रख दिए। या और क्या कर सकते हैं कि जिन बच्चों की हाइट मान लिया 150 सेंटीमीटर से ऊंची है उनको एक ग्रुप में कर दिया, जिनकी उनसे छोटी है उनको दूसरे ग्रुप में कर दिया। तो ऐसे बेसिस होते हैं क्लास में सेक्शन बांटने के। ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं उनको बांटने के कौन कौन से बेसिस होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो चैप्टर स्टार्ट हो गया, कॉपी पेन लेकर शुरू हो जाए आप। हमारे आसपास पाई जाने वाली चीजें। तो देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सी चीजें। जैसे ये देखिए, टॉय, लॉक, पेपरवेट, ग्लास, बॉक्स, ग्लव्स, डिस्क, फोन, ज्योमेट्री बॉक्स, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे आसपास है। तो इन चीजों को किस बेसिस पे हम ग्रुप कर सकते हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अपीयरेंस। प्रॉपर्टीज में हम आ चुके हैं, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है कि अपीयरेंस, हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं वो देखने में कैसी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट मटेरियल्स लुक्स डिफरेंटली, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। जैसे लकड़ी की कुर्सी हमें दूसरे तरीके से दिखाई देती है, लोहे की ग्रिल खिड़कियों में लगी रहती है वो दूसरे तरीके की दिखाई देती है, कॉटन की रुई की हम लेके आते हैं डॉल, वो दूसरे तरीके की दिखाई देती है। तो हम देखेंगे मटेरियल्स व्हिच हैव शाइन ऑन देयर सरफेस आर कॉल्ड लस्चरस। ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर चमकदार होती है, यानी कि जो चमकदार होती है, जिनमें चमक पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं लस्चरस। तो कौन सी चीजों में चमक पाई जाती है, जैसे कि आयरन, लोहा, गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर चांदी, एल्युमिनियम और जिंक यानी कि जस्ता। तो इन सब चीजों में चमक पाई जाती है, यानी कि सभी मेटल्स में। मेटल का क्या मतलब होता है, धातुएं, जैसे लोहा, टीना, जिंक, सोना, चांदी। तो सभी मेटल्स में साइन पाई जाती है, यानी कि सभी मेटल्स चमकदार होते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि वो लस्चरस है। आल्सो मेटल लॉस्ट साइन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू रिएक्शन विथ मॉइस्चर। क्या होता है कि हमारे आसपास जो नमी पाई जाती है उससे लोहे में जंग लग जाती है, आपने देखा होगा। तो ऐसे मेटल्स में क्या होता है कि जंग लग जाने के बाद तो चमकदार रह नहीं जाता। और जंग कैसे लगती है, इसका रिएक्शन आप अगली क्लास 7th में पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के अंदर। तो इतना अभी हम समझते हैं कि जो हमारे आसपास मेटल्स पाए जाते हैं
वो जब एटमॉस्फेयर में पड़े रहते हैं तो नमी से यानी कि वाटर ड्रॉपलेट से मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं और उसमें रस्ट लग जाती है जिससे वो अपनी साइन खो देते हैं। लेकिन जब वो नया रहता है और फ्रेशली कट रहता है तो आपको ध्यान रखना है कि मेटल्स में लस्टर पाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे, यानी कि सभी धातुएं चमकदार होती है। ये देखिए, ये लोहा है, ये लोहा अभी नया नया कटा है, फ्रेशली कट है, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें लस्टर पाया जा रहा है। ये देखिए चमकदार है, यहाँ भी देख सकते हैं। ये इस इमेज में समझाने की कोशिश की गई है। अब हम देखेंगे कि और हमें क्या पढ़ना है। अब हमें देखना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? घुलनशीलता, यानी कि पानी में कोई चीज घुल रही है या नहीं घुल रही, या किस एक्सटेंट तक घुल रही। तो सबसे पहले substance which completely dissolve in water are called soluble. They disappear in water. Examples sugar, salt, lemon juice, etc. ये सब आप जानते हैं कि कोई भी चीजें जो पानी में घुल जाती है उसे हम कहते हैं कि वो soluble है। जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर था, उसमें शुगर डाल दी, चीनी डाल दी 1 चम्मच, उसके बाद उसमें पानी डाल दिया, तो पानी डालने के थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि शुगर गायब हो जाएगी और पानी ही पानी बचेगा, यानी कि चीनी पूरी तरीके से पानी में घुल जाती। तो इसे ही हम कहते हैं कि चीनी सॉल्युबल है। जैसे कि नमक सॉल्युबल है, लेमन जूस सॉल्युबल। सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट सॉल्युबल आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। जो डिसॉल्व नहीं होते यानी कि जो घुलते नहीं है उन्हें हम कहते हैं कि वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। जैसे सैंड है, बालू पानी में घुलता नहीं है। चाक पाउडर है, वो भी पानी में नहीं घुलता। पत्थर पानी में नहीं घुलेगा। ऑयल यानी कि तेल पानी में नहीं घुलता, ऊपर तैरता रहता है। तो ये थी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। अगले चैप्टर में आप इसमें पढ़ेंगे कि कोई चीज जैसे होता है, जैसे मान लिया 1 गिलास पानी हमने लिया, ठीक है, इसमें शुगर 1 चम्मच डाली, घुल गया, ठीक है। फिर दूसरी चम्मच डालेंगे, वो भी घुल जाएगा। लेकिन क्या जितनी चम्मच डालते जाएंगे वो सब घुलता जाएगा इसमें, चाहे जितनी शुगर डाल दो? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक लिमिट आती है, उसके बाद उस ग्लास ऑफ वाटर में उस टेम्परेचर पर यानी कि उस तापमान पर चीनी नहीं घुलती या कोई भी चीज आगे नहीं घुलती, तो उसे हम कहते हैं सेचुरेशन सोल्यूशन, सेचुरेटेड सोल्यूशन। आगे हम देखेंगे सेचुरेशन पॉइंट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, सेपरेशन सब्सटेंसेस। तो भी आप इतना समझ लें कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। जो चीजें पानी में डिसॉल्व हो जाती है उन्हें हम कहते हैं कि वो सॉल्युबल है, जैसे शुगर, साल्ट, लेमन जूस। और सब्सटेंसेस जो पानी में नहीं घुलती है उन्हें हम कहते हैं कि वो इनसॉल्युबल है, जैसे कि सैंड, स्टोन, चॉक पाउडर, ऑयल, etc। अब हम देखेंगे हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस का मतलब क्या है? मजबूती, कि हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती है वो कितनी मजबूत है। मटेरियल्स व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि जो दबाए जा सकते हैं, और स्क्रैच्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। एग्जांपल्स कॉटन, स्पॉन्ज, यानी कि ऐसी चीजें जो आसानी से दबाई जा सकती हैं, आसानी से मरोड़ी जा सकती हैं, आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, वो क्या है? वो सॉफ्ट है। जैसे रुई सॉफ्ट होता है आपका, स्पॉन्ज फोम के टाइप का आपने देखा होगा, ये भी सॉफ्ट होता है, कंप्रेसिबल होता है, इसलिए इसके गद्दे बनाए जाते हैं ताकि उस पे लोग बैठते हैं तो वो दब जाता है। तो ये हार्डनेस के बेसिस पे ये क्या हो गया कि ये सॉफ्ट है, मुलायम। अब हम देखेंगे मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो कंप्रेस्ड नहीं किए जा सकते उन्हें हम कहते हैं कि वो हार्ड मटेरियल्स हैं। जैसे मेटल्स हार्ड होते हैं हमारे। अब लोहे को तो ऐसा नहीं है कि आप दबा देंगे। जैसे यही अगर आपके पास कॉटन है या फोम है तो इतना बड़ा था, आप दबा के उसको इतने में कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आयरन की रॉड है तो ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसको हम ऐसे दबा के पतला कर देंगे या छोटा कर देंगे, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा ही रहेगा। उसको तोड़ सकते हैं लेकिन दबा नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि धातुएं जो होती हैं, मेटल्स, वो हार्ड होती है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी आप इकट्ठे समझते रहे। मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं। मेटल्स जो हमारे होते हैं वो लश्चरस होते हैं। क्या होते हैं? लश्चरस होते हैं। और मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं? मेटल्स हमारे जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं मेटल्स की। प्रॉपर्टीज को आप इकट्ठे लिखते रहिएगा। हार्डनेस के बारे में हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ऐसा टॉपिक है कि लगभग आप हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे तो अब तो लगभग याद हो गया होगा, लाइट वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ना है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन सी क्लियरली, जिसके आर पार हमें पूरी तरीके से दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे ग्लास, आपने देखा होगा कि खिड़कियों में कांच लगा रहता है तो उसके आर पार आसानी से दिखाई देता है। या आप
व्हीकल्स में देखेंगे उसके आस सामने ग्लास लगा रहता है और उसके आर पार दिखाई देता है, या ग्लास की बॉटल्स आती हैं, ग्लास की यूटेंसिल्स आती हैं, उन सब के आर पार दिखाई देता है। तो ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार हमें पूरी तरीके से दिखाई देता है। ट्रांसल्यूशेंट का मतलब है जिनके आर पार हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता या रफली दिखाई देता। जैसे मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन सी पार्शियली, यानी कि जिसके आर पार हमें हल्का फुल्का दिखाई देता है, अर्ध पारदर्शी, लाइक ऑयल पैच ऑन पेपर, यानी कि कोई पेपर था उस पे अगर ऑयल लगा हो, उसके बाद अगर हम उसके आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो वो हल्का हल्का रफ इमेज दिखाई देगा। या आप देखते होंगे जब ग्लास पे वाटर पड़ जाता है तो हल्की धुंधली इमेज दिखाई देती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूशन। ओपेक का क्या मतलब है, जिसके आर पार हमें बिल्कुल भी दिखाई ना दे। जैसे मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन नॉट सी क्लियरली लाइक वॉल, जिसके आर पार हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, यानी कि वी कैन नॉट सी एनीथिंग, कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे दीवार के आर पार हमें कुछ नहीं दिखाई देता, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ओपेक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपने। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी को समझाया गया और इसके यूज को समझाया गया। ये आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास जार्स हैं या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जार्स हैं, उसमें चीजें रखी जाती हैं, तो शॉपकीपर को आसानी होती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर आया तो आसानी से देख सकता है कि भैया हमें ये वाली चॉकलेट चाहिए, ये वाली टॉफी चाहिए। अभी सोचिए कि ये सब अगर ओपेक होता तो वो कहते कि मुझे एक कैडबरी का एक चॉकलेट चाहिए, अब सब ये डब्बा खोल के ढूंढ रहे हैं कहाँ है कहाँ है, तो ऐसी मिस हैपनिंग नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट ग्लास जार्स का यूज है, और ये आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट समझाएंगे। ये आपका ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसल्यूशेंट है, और ये क्या है, ओपेक है, इसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देता। ये देखिए आंखें फाड़ फाड़ के देख लें लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके आर पार बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसलिए देखिए ये हंस रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये तो इमेज आपको समझानी थी। ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, यानी कि कोई चीज पानी में डूब जाती है या तैर जाती है। तो सम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, यानी कि कुछ चीजें पानी के ऊपर तैरती है। जैसे ड्राइड लीव्स आपने देखा होगा तालाब में, पेड़ से पत्तियां गिरती है, वो ऊपर ऊपर तैरती रहती है, ऐसी नहीं कि पत्तियां नीचे चली जाएंगी, वो ऊपर ही तैरती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं कि वो फ्लोट करती है। फ्लोट करने के लिए आगे आप पढ़ेंगे, जब आगे हायर क्लासेस में तो आपको समझ में आएगा कि फ्लोट करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। जो लिक्विड है, यानी कि जैसे वाटर है, जिसमें उसको तैरना है, तो वाटर से डेंसिटी जिस ऑब्जेक्ट की कम रहेगी वही तैरेगा। तो आप आगे पढ़ेंगे, इतना अभी आपको डिटेल नहीं पढ़ना। आप अभी इतना याद रखें कि कुछ चीजें जो हैं वो पानी में डूब जाती है, यानी कि सिंक कर जाती है, और कुछ जो है हमारी वो तैरती रहती है। तो सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, जैसे अगर उसी तालाब में पत्थर गिरे तो पत्थर तो ऐसे पानी पे नहीं रहेगा, नीचे आके बैठ जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। लेकिन वहीं अगर पत्तियां गिरे तो वो ऊपर ही ऊपर तैरती रहेंगी। यही इसका मेन मोटिव था स्लाइड का। अब देखें, ये देखिए कुछ चीजें समझाई गई हैं इसमें। जैसे इसमें देखिए लीव्स है, पत्ती है, ये ऊपर तैर रही है। प्लास्टिक बॉल है, ये ऊपर तैर रही है। लेकिन वहीं आयरन की है या फिर सिक्के हैं, ये सब डूब गए हैं। क्यों? क्योंकि ये भारी होते हैं अपने सरफेस एरिया के कंपैरिजन में, इसीलिए ये डूब जाते हैं। एडिबल का क्या मतलब है, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में ही। जो चीजें हम खा सकते हैं, यानी कि जो चीजें हम खाते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो एडिबल है। एडिबल मीन्स ईटेबल, यानी कि जिसे खाया जा सकता है, जो खाने योग्य है, उसे हम कहते हैं एडिबल। आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने कि जो प्लांट के जिस पार्ट को हम खाते हैं उसे हम कहते हैं कि वो एडिबल पार्ट। थिंग्स व्हिच आर ईटन बाय अस आर कॉल्ड एडिबल थिंग्स, यानी कि जो चीजें हम खाते हैं उसे हम कहते हैं कि वो एडिबल है। एडिबल का सीधा मतलब ईटेबल, आपको याद रखना है। अब आप समझेंगे कि जो प्रॉपर्टीज, हमने इतनी प्रॉपर्टी पढ़ी, इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, इन सारी प्रॉपर्टीज को जो हमने पढ़ा, उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं, ये आप थोड़ा सोचिए। चैप्टर आपका बस खत्म होने वाला है, आखिरी 5 मिनट बचे। सबसे पहले आप सोचिए कि उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या होता है। जो गुण हमने आसपास की चीजों के देखे, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज को कहाँ यूज करना है। जैसे
हमें पता चल गया कि मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, ठीक। तो हम मेटल्स का वहां यूज करेंगे जहां हमें हार्डनेस की जरूरत है, जैसे लोहे के दरवाजे बना लिए जाएंगे। अब कुछ चीजें और हमें पता है कि मेटल्स लश्चरस होते हैं, तो जो चीजें चमकदार होती हैं उनकी हम ऑर्नामेंट्स में यूज करेंगे, जैसे हमारा गोल्ड है, गोल्ड हमारा चमकदार है, तो गोल्ड का यूज हम कहाँ करते हैं, ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, यानी कि आभूषणों में यूज करते हैं, उसके हार बनाए, इयरिंग बनाई, नेकलेस बनाई। तो जो हमारे आसपास चीजें पाई जाती हैं उनके गुणों को समझ के हम उसको यूज करते हैं। अब ये देखिए पहेली को, ये कपड़े में पानी भर रही है, तो क्या पानी इसमें रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, नीचे गिर जाएगा। तो यही आपको इस स्लाइड से समझाना है कि किसी भी चीज का यूज कहीं भी नहीं किया जा सकता, हर चीज का यूज जो जहां होता है वो स्पेसिफिक है। अब आप सोचिए, प्लास्टिक के टॉयज आते हैं बच्चों को खेलने के लिए, प्लास्टिक के टॉयज आते हैं, अब वो टॉयज प्लास्टिक के ना बना के लोहे के बना दिए जाए, तो वो इतना भारी हो जाएगा कि बच्चा उठा ही नहीं पाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में समझना है कि कौन सी चीज का यूज कहाँ करना है। जैसे कहीं लकड़ी का यूज होता है, क्यों लकड़ी का यूज इसलिए हम करते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, यानी कि करंट नहीं लगता उसका यूज करने से, तो कहीं कहीं हम लकड़ी का यूज करते हैं। तो ऐसा है नहीं कि वहां पे हम लाके मेटल्स का यूज कर देंगे। हम जो चेयर बनाते हैं वो इनिशियली लकड़ी या लोहे की बनाते हैं ताकि वो ठोस रहे, मजबूत रहे, लेकिन जहाँ बैठना होता है उस पर हम कॉटन लगा देते हैं या स्पॉन्ज लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि वो कंप्रेसिबल होता है, तो हम बैठते हैं तो वो कंफर्टेबल होता है। तो आप समझ चुके हैं कि हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज को कहाँ यूज करना है, यानी कि हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के गुणों के आधार पर हम यह निश्चित कर पाते हैं कि हमें कौन सी वस्तु को किस कार्य में कहाँ प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है, और अदर चैप्टर्स के लिए आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लेनी है। प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे आप तो उसमें अदर चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कर लेना है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।